अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने लगे हैं। ये हमारा लेक्चर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर हम ये भी कह सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही, लेकिन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। इसके लिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है। ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फिल की हुई है, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर के ऊपर। और लो प्रेशर का मतलब ये होता है कि 0.01 टार के ऊपर ये हमने प्रेशर एडजस्ट किया है इसका वैक्यूम पंप के थ्रू। तो इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, यानी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर फिल किया लो प्रेशर के ऊपर। लो प्रेशर का मतलब यही होता है कि 2 3 4 मॉलिक्यूल्स, ज्यादा नहीं, इस प्रेशर के ऊपर 2 3 4 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के। हम इस हाइड्रोजन गैस यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क करंट देंगे। क्या? इलेक्ट्रिक स्पार्क करंट देंगे। जब इसके अंदर करंट देंगे तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी करंट क्या करेगा? ब्रेक द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। पहली बात ये कि किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू हाइड्रोजन एटम। ये H2 था, H2 को उसने ब्रेक किया इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे हमने इसको दिया। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क ने क्या किया? इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब ये हाइड्रोजन एटम अब दूसरा काम ये क्या करेगी? इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से एनर्जी मिली। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क ने क्या किया? इमिट द इलेक्ट्रॉन। वो जो हाइड्रोजन एटम बन चुका था, उस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इमिट करेगा, यहां से निकाल देगा हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में उसको पहुंचा देगा। इमिट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू हाई एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। किससे? जब हमने उसको क्या किया है? इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया है। यहां पे एक और बात आप समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन में आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आप ये समझते हैं कि जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर ऑर्बिट भी एक होगा। नो डाउट उसके अंदर एक ही ऑर्बिट होता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा ऑर्बिट पॉसिबल हैं। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए बहुत से ऑर्बिट पॉसिबल हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हैं। देखिए, ऑर्बिट तो एक रास्ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और हायर एनर्जी लेवल में जाके वहीं पे वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा और वही उसका क्या बन जाएगा? रास्ता। यही बात के मैंने यहां पे आपको ये कहा है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आप लोग समझते हो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ऑर्बिट भी एक होगा। बेशक उसमें एक ऑर्बिट होता है उसको रिवॉल्व करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, लेकिन और भी बहुत ज्यादा ऑर्बिट पॉसिबल है इसके अंदर जिसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जब हम इसको हीट देंगे, जब इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, एनर्जी देंगे, ये उस एनर्जी को गेन करेगा और यहां से ये जंप करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा और वहीं से वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए और भी पॉसिबल ऑर्बिट हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिवॉल्व करवाएंगे इसके अंदर। अब जब ये एनर्जी यहां से गेन करेगा, ये हाई ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम या तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या इस एनर्जी को इमिट करेगा। देखिए, एब्जॉर्ब कब करेगा? जब हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे।
जब इलेक्ट्रिक स्पार्क हटा लेंगे तो वो ऑर्बिट जहां वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी गया हुआ था वहीं से वो वापस आएगा उसी ऑर्बिट में जहां से वो निकल के गया था। अगर उसी ऑर्बिट से वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके गया हुआ था उतनी ही एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। जैसे हमने उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो हायर ऑर्बिट में चला गया। जैसे ही हमने उस एनर्जी को हटा लिया तो वो क्या करेगा, वापस उसी ऑर्बिट में आएगा जहां से वो निकल के गया था। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब वो इमिट करेगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम जो है यहां पे मैंने लिखा है एब्जॉर्ब और इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हाइड्रोजन एटम या तो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को और या ये इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब हम इसको हीट देंगे। इमिट कब करेगा, जब हम इस हीट को निकाल देंगे। तो ये क्या करेगा, वहां से इमिट करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, उसको क्या करेगा, इमिट करेगा। अब देखें कि यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है हाइड्रोजन एटम के बारे में। जब हम ये कहते हैं कि जनरल फॉर्म में आप लोगों को कह दूं कि हाइड्रोजन एटम में हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर एक ही शेल होता है और बाकी उसके अंदर पॉसिबल शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि हम 8 शेल ड्रॉ करते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हम मोस्टली 8 शेल ही क्यों ड्रॉ करते हैं, हम बाकी शेल क्यों ड्रॉ नहीं करते। जब मैंने आपको कहा है कि उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए बहुत ज्यादा ऑर्बिट पॉसिबल है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, 8 ऑर्बिट को ही क्यों ड्रॉ करते हैं। उसकी रीजन सुने। क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो 8 शेल तक होती है। उसके बाद उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। बेशक वो जिस मर्जी ऑर्बिट में जाकर रिवॉल्व करता रहे, हम 8 शेल इसलिए ड्रॉ करते हैं। ये मैंने 8 शेल ड्रॉ किए हुए हैं। ये 8 शेल इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, उसकी जो अट्रैक्शन है अपने इलेक्ट्रॉन के गिर्द, वो सिर्फ 8 शेल तक है। उसके बाद उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। बेशक वो चाहे 9वें शेल में रहे, 10वें शेल में रहे, जिस मर्जी शेल में रहे, उस न्यूक्लियस को तो नहीं पता ना कहां पे शेल में। तो हम ये कह देते हैं कि ये इसके अंदर इनफिनाइट ऑर्बिट होते हैं। कितने होते हैं, इनफिनाइट, बहुत ज्यादा ऑर्बिट होते हैं। वो जिस मर्जी ऑर्बिट में पड़ा रहे इलेक्ट्रॉन, उसकी अट्रैक्शन कहां तक होती है, सिर्फ 8 शेल तक होती है। उसके बाद 8 ऑर्बिट तक होती है, उसके बाद उसकी अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती है। तो हम ये इसको कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पे आपको कहा है कि हमने इसको एनर्जी दी। क्या दी, एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक स्पार्क की फॉर्म में एनर्जी दी। अब देखें यहां पे मैं बात करता हूं, जब मैंने इसको एनर्जी दी थी, वो एनर्जी जो है ना वो फोटॉन की शक्ल में थी। किस शक्ल में, फोटॉन की शक्ल में थी। पैकेट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। पैकेट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। वो जो लाइट्स के पैकेट थे वो मुख्तलिफ एनर्जी के पैकेट्स हैं। मैं सपोज करता हूं इसके पास 10 यूनिट की एनर्जी है, इसके पास 20 यूनिट की एनर्जी है, इस पैकेट के पास 30 यूनिट की एनर्जी है, इस पैकेट के पास 40 यूनिट की एनर्जी है, इसके पास 5 यूनिट की एनर्जी है, और इसके पास 45 यूनिट की एनर्जी है, इसके पास 50 यूनिट की एनर्जी है, इसके पास 70 यूनिट की एनर्जी है, और इसके पास 20 यूनिट की एनर्जी है, और इसके पास 5 यूनिट की एनर्जी है, और इसके पास 50 यूनिट की एनर्जी है। ये जो पैकेट्स ऑफ लाइट हैं ये मुख्तलिफ एनर्जी के पैकेट्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस पैकेट को, एनर्जी के पैकेट को चुराएगा, वो उतना जंप करेगा। मैं सपोज करता हूं अगर इसने 60 यूनिट वाली एनर्जी को
एब्जॉर्ब किया होगा फोटॉन को, ये फोटॉन है, पैकेट्स ऑफ लाइट्स हैं, ये क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट हैं, और हर पैकेट की एनर्जी डिफरेंट है। हर पैकेट की एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है, ये रखते हैं। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स हैं जिसके पास मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी है, मैं सपोज करता हूं इस इलेक्ट्रॉन ने 60 यूनिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो ये किधर जाएगा, अब 10 इसके पास पहले थी, जब इसके पास 10 थी तो किधर जाएगा, ये 70 वाले में जाएगा, क्योंकि इसने 60 यूनिट की एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। कैसे, इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया था तो वो मुख्तलिफ रेडिएशंस थी, डिस्क्रीट किस्म की, मुख्तलिफ पैकेट्स थे एनर्जी के। ये मुख्तलिफ पैकेट्स हैं जो, अब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जिस पैकेट को चुराएगा उतना वो जंप करके आगे जाएगा। अगर इसने, इस इलेक्ट्रॉन ने, मैं कहता हूं इसने 20 यूनिट की एनर्जी को चुराया है, तो यहां से ये जंप करके किधर जाएगा, 30 के अंदर जाएगा, क्योंकि उसके पास 10 तो पहले थी एनर्जी। 20 यूनिट की एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया तो उतना ही वो जंप करके आगे जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब सुने, जितनी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, जब मैं इस इलेक्ट्रिक स्पार्क को हटा लूंगा, इस इलेक्ट्रिक स्पार्क को हटा देंगे तो एनर्जी को हटा देंगे तो क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आया हुआ था ये दोबारा वापस उसी ऑर्बिट में जाएगा जहां से वो निकल के आया था। यहां पे वो, जब वो यहां से इधर आया था, इसके पास लो एनर्जी है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आया तो उसने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, 60 यूनिट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया। ये सपोज्ड वैल्यूज मैंने लिखी हुई है, सपोज्ड वैल्यूज है, सपोज्ड वैल्यूज है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसके पास कम एनर्जी होती है, जो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। बोहर ने कहा था, बोहर के मॉडल में ये हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसके पास एनर्जी कम होती है, जो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है उसके पास उतनी एनर्जी ज्यादा होती जाती है। जब वो न्यूक्लियस के करीब रहेगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब इस कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ने 60 यूनिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये क्या हुआ, 70 में आ गया। अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया है इसीलिए एब्जॉर्प्शन है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे था, जैसे ही मैंने उस एनर्जी को हटाया, इलेक्ट्रिक स्पार्क को रिमूव किया, तो क्या हुआ, जो हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन था वो यहां से जंप करके दोबारा उसी ऑर्बिट में जाएगा जहां से वो निकल के आया हुआ था, और उतनी ही यूनिट की एनर्जी को इमिट करेगा। यानी 60 यूनिट की एनर्जी को अगर वो एब्जॉर्ब करके गया हुआ था तो 60 ही यूनिट की एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। जितनी यूनिट की एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था उतनी ही यूनिट की एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। इसी एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इनके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से काम किया। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुदरती तौर पर पहले ऑर्बिट में है, उसका इलेक्ट्रॉन कुदरती तौर पर पहले ऑर्बिट में है, और वो हाइड्रोजन जो सूरज के अंदर हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन नेचुरली तौर पर दूसरे ऑर्बिट में पाया जाता है, क्योंकि वो हीटेड फॉर्म है, वो हाइड्रोजन की हीटेड फॉर्म है। जब वो हीटेड फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट की बजाय दूसरे ऑर्बिट में होगा। इसी तरह जिस ऑर्बिट में भी वो पड़ा हुआ था वहीं से वो निकल के बाद ऊपर किसी अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया, वहीं से वो वापस आएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। तो इसी तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले लेमन सीरीज, इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, N1 में पड़ा हुआ है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी भी ऑर्बिट में अगर वो गया हुआ है, सपोज करते हैं वो इस ऑर्बिट में गया हुआ था, यहां से वो वापस आएगा उसी ऑर्बिट में जहां से वो निकल के गया हुआ था, और उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर वो यहां पे गया हुआ था तो यहीं से वो वापस आएगा अपने उसी ऑर्बिट में। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां पे गया हुआ था लेमन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लेमन सीरीज, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो इधर से वो मूव करके
उसी ऑर्बिट में आएगा जहां से वो निकल के गया था। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे गया हुआ था तो इधर से निकल के दोबारा उसी ऑर्बिट में आएगा जहां से वो निकल के गया हुआ था। इसी तरह यहां से इधर आएगा और यहां से अपने उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा जहां से वो निकल के गया हुआ था। तो इसके लिए n1 इज इक्वल टू 1 है और n2 किसके इक्वल है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब कौन से ऑर्बिट में वो पहले था और वहां से निकल के दोबारा उसी ऑर्बिट में आया, किसके मुताबिक? लेमन के मुताबिक। अब देखें बाल्मर सीरीज, बाल्मर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले ही दूसरे ऑर्बिट में पड़ा हुआ था, यहां पे पड़ा हुआ था, ये दूसरा ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन पहले ही दूसरे ऑर्बिट में पड़ा हुआ था, यहीं से निकल के किसी दूसरे ऑर्बिट में गया हुआ था और अगर यहां से वो वापस जाएगा तो उसी ऑर्बिट में जाएगा, अगर यहां से निकल के वो वापस जाएगा तो उसी ऑर्बिट में जाएगा, अगर इधर से निकल के फिर उसी ऑर्बिट में जाएगा, यहां से भी निकल के उसी ऑर्बिट में जाएगा। ये तो ये क्या है? बाल्मर सीरीज n1 इज इक्वल टू 1 होगा और इसके लिए जो n2 है वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरह पैशन सीरीज, पैशंस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही तीसरे शेल में पड़ा हुआ है, इसका जो n1 है वो 3 के इक्वल हो जाएगा और इसका जो n2 है वो 4 के इक्वल हो सकता है, 5 के इक्वल हो सकता है और 6 के इक्वल हो सकता है। इसी तरह एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, तो ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट के मुताबिक n1 4 के इक्वल है और n2 जो है वो 5, 6 और 7 अपवर्ड जितने भी है वो उसके इक्वल हो सकता है। पीफर्ड सीरीज के मुताबिक जो n1 है मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ही पांचवें शेल के अंदर पड़ा हुआ है और वो पांचवें शेल से निकल के किसी दूसरे शेल में गया हुआ था और वहीं से वो लौट के वापस आ रहा है अपने ही ऑर्बिट में, तो n2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 अपवर्ड, आगे सो ऑन जितने भी हैं आगे वो हो सकते हैं, ये ऑर्बिट हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो फार्मूला है म्यू बार इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। ये पीछे हमने एक वैल्यूज कैलकुलेट की थी, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना है तो उसमें हमने पिछली एक वैल्यूज कैलकुलेट की थी रेडबर्ग कांस्टेंट की। हाँ, 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें से हर एक सीरीज की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। अब हम बारी बारी इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अब मैं वो कैलकुलेट करने लगा हूं, देखें मेरी तरफ।